दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। बेंजामिन फ्रैंकलिन एक ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपति होते हुए भी कभी राष्ट्रपति नहीं बने। बुक पार्ट 5 कंटिन्यू करती हूँ। वाद विवाद से मुक्ति। बचपन में बेंजामिन के कई दोस्त थे। उनमें से जॉन कॉलिंस नाम का एक युवक भी था। उसे भी पढ़ने लिखने का शौक था, लेकिन वह बहुत घमंडी और अहंकारी था। दूसरों से बात करते समय वह हमेशा अपनी बात ऊपर रखता था और किसी की नहीं सुनता था। तर्क वितर्क करते समय तो वह कभी कभी इतना अधिक उग्र हो जाता कि उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होता था। इस प्रकार बार बार उग्र प्रतिसाद देकर इंसान अनजाने में अपने अहंकार को ही बढ़ावा देता रहता है। ऐसा इंसान जब तक सामने वाले को उग्र जवाब नहीं देता, तब तक उसके अहंकार को चैन नहीं मिलता। वह सामने वाले को उल्टा जवाब देकर ही थोड़े वक्त के लिए संतुष्ट महसूस करता है। बेंजामिन अपने मित्र की इस आदत से भली भांति परिचित थे, इसलिए वे हमेशा उसके सामने विनम्रता से पेश आते। उन दोनों में आपस में भी अक्सर किसी न किसी विषय को लेकर वाद विवाद हो जाता था। इसके साथ ही तर्क करने और एक दूसरे की बातों को काटने का दोनों को भी शौक था। एक बार महिलाओं को शिक्षित रूप से जागरूक करने के विषय पर कॉलिंस और बेंजामिन में बहस छिड़ गई। कॉलिंस का मानना था कि महिलाओं को अधिक शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वे मानसिक रूप से ऐसा ज्ञान प्राप्त करने लायक नहीं होती और पुरुषों की बराबरी नहीं कर सकती। लेकिन बेंजामिन का मत था कि महिलाओं को भी पुरुष के बराबर ही शिक्षा दी जानी चाहिए। इस घटना के 4-5 दिनों बाद तक उन दोनों में इस विषय को लेकर पत्र व्यवहार चलता रहा। वे दोनों अपने अपने तर्क लिखित रूप में एक दूसरे को भेजते रहे और अपने तर्कों को सही कहते रहे। इस प्रकार उनके बीच लिखित रूप में वाद विवाद चल रहा था। ऐसे वाद विवाद कब बड़े झगड़े का रूप ले लेते हैं या इंसान को पता ही नहीं चलता। इसलिए लोगों को वाद विवाद के विषय से ही बाहर निकालना चाहिए। यह काम एक समझदार इंसान ही कर सकता है। जब आप वाद विवाद में फंसे लोगों को दूसरे विषय पर ले जाएंगे, तब लोग थोड़ा नया सोचने के काबिल होंगे और वाद विवाद के विषय से आसानी से बाहर आ पाएंगे। कई लोगों के बीच यदि कोई वाद विवाद करने लगता है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। परिणाम स्वरूप इस आदत का शिकार हुआ इंसान उपस्थित लोगों के क्रोध का केंद्र बन जाता है। वाद विवाद से एक दूसरे की बातचीत में कड़वाहट भी आती है और शायद ऐसी जगहों पर दुश्मनी भी हो जाए जहां वास्तव में दोस्ती हो सकती है। बेंजामिन भी अपने पिताजी की धार्मिक वाद विवाद संबंधी पुस्तकों को पढ़ने के बाद इस आदत के शिकार बन गए थे, लेकिन अब वे समझ गए कि एक समझदार इंसान कभी वाद विवाद में भाग नहीं लेता। उन्होंने तुरंत अपने मित्र कॉलिंस का ध्यान पूरे विषय पर ले जाकर उनके बीच के वाद विवाद को समाप्त किया। अज्ञान में वाद विवाद करने की यह प्रवृत्ति बुरी आदत में बदल सकती है। निरंतर अलग अलग लेखकों की किताबों को पढ़ने से बेंजामिन इतने कुशल और चालाक हो गए कि वे अपने से अधिक विद्वान लोगों से भी अपनी बात मनवाने लगे। इसमें कभी कभी वाद विवाद भी हो जाता, लेकिन नम्रता पूर्वक बात करने की आदत उनमें पहले से ही थी। इसलिए जब भी वे कोई उनसे विवादास्पद बात कहता तो वे उसके साथ निश्चितता या निसंदेह जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। इसके बजाय वे आगे दिए गए शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करते। मेरा विचार है, मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूँ, फला कारणों से मुझे लगता है कि यह इस प्रकार होना चाहिए। मैं कल्पना करता हूँ कि यह ऐसा होना चाहिए, या अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो यह इस प्रकार होना चाहिए। इससे समझ में आता है कि लोगों से बातचीत करते समय बेंजामिन कितने
सजग होते थे। वे अच्छी तरह से जानते थे कि लोगों के साथ हमारा वार्तालाप हमेशा सुरक्षा के दायरे में ही होना चाहिए। इंसान के शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप वार्तालाप करते समय अपने शब्दों को संभाल कर बोलें, क्योंकि शब्दों का सही चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेंजामिन मिलनसार इंसान थे और उनकी बातों में इतनी मिठास होती थी कि लोग जल्द ही उनसे मित्रता कर लेते थे। बेंजामिन ने अपने जीवन में कभी भी अपने शब्दों से किसी को दुख नहीं किया। सभी के साथ मिलकर कार्य करना उन्हें अच्छा लगता था। बेंजामिन को इस बात पर पूरा भरोसा था कि भविष्य में अपने विचारों का प्रचार करने और समय समय पर अपने कार्यों में अन्य लोगों को शामिल करने की उनकी आदत उन्हें बड़ी सहायक होंगी। बेंजामिन ऐसी कई सारी अच्छी आदतों के धनी थे। सीखने की लगन। एक दिन बेंजामिन द्वारा कॉलिंस को लिखे हुए पत्रों के कुछ अंश उनके पिता जोसाया के हाथ लगे। उन्होंने वे पत्र पढ़े और बेंजामिन से कहा, यकीनन तुम्हारी लेखन कला व्याकरण के रूप से देखी जाए तो कॉलिंस से बहुत अच्छी है, लेकिन भाषा शैली के अनुसार देखा जाए तो तुम्हारा मित्र कॉलिंस तुमसे कहीं अच्छा लिखता है। उसे भावों को अभिव्यक्त करने और उन्हें स्पष्ट करने की कला अच्छी तरह आती है। प्रिंटिंग प्रेस में काम करने के कारण बेंजामिन के लेखन में व्याकरण संबंधित त्रुटियों का तो सवाल ही नहीं उठता था। अतः उन्होंने अपने पिता द्वारा बताई गई भाषा संबंधी कमियों को सुधारने का प्रयास किया और भविष्य में अपनी लेखन शैली के प्रति अधिक एकाग्रता से कार्य करने लगे। 16 साल की उम्र में बेंजामिन को ट्रायोन नामक लेखक की एक किताब मिल गई, जिसमें मांस रहित भोजन पर अधिक जोर दिया गया था। इस किताब से प्रभावित होकर उन्होंने भी मांस रहित भोजन करने का निश्चय कर लिया। उस समय उनके बड़े भाई जेम्स की शादी नहीं हुई थी, इसलिए उनके घर में भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी। वे अपने शिक्षार्थियों के साथ एक दूसरे परिवार में भोजन के लिए जाया करते थे और भोजन के तय किए हुए पैसे उस परिवार को हर महीने दिया करते थे। लेकिन बेंजामिन के मांस खाने से इनकार करने से कुछ असुविधा होने लगी और अन्य शिक्षार्थी उन्हें इस बात के लिए बार बार चिढ़ाने भी लगे। फिर बेंजामिन ने ट्रायोन की उस किताब में से मांस रहित भोजन बनाने की कुछ विधियां सीख ली। एक हफ्ते में उनके भोजन पर उनका भाई जितना खर्चा करता था, उससे आधी रकम बेंजामिन ने अपने भाई से मांगी और अपने भोजन की अलग से व्यवस्था की। इस प्रकार बेंजामिन के पास कुछ पैसे जमा होने लगे। उन पैसों से वे अक्सर किताबें ही खरीद लिया करते थे। इसका एक अन्य लाभ भी बेंजामिन को हुआ। जब उनका भाई और अन्य शिक्षार्थी भोजन के लिए जाते तो उस समय बेंजामिन प्रेस में अकेले ही होते थे। उस समय वे हल्का भोजन करके बचे हुए समय में किताबें पढ़ते। बेंजामिन का मानना था कि संतुलित भोजन करने से मस्तिष्क अधिक काम करता है और समझ भी बढ़ती है। जब आप जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही सोचते हैं और जो सोचते हैं वही आपकी वाणी में आता है। वह कुदरत की तमाम शक्तियाँ आपको मदद करने के लिए आ जाती हैं। नई नई किताबें पढ़ना बेंजामिन को बहुत अच्छा लगता था। वे अपनी व्यस्त दिनचर्या में से किताबें पढ़ने के लिए समय अवश्य निकाल लिया करते थे। कभी कभी बेंजामिन को प्रिंटिंग प्रेस में भी कुछ मनपसंद लेख तथा पुस्तकें पढ़ने को मिल जाते। उनके पास कई प्रकार के लेख, व्याख्यान, धर्म या शिक्षा से संबंधित निबंध आदि छपाई के लिए आते थे। उस समय अपनी लेखन शैली सुधारना यही बेंजामिन का मुख्य उद्देश्य था और इसे पाने के लिए अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ना आवश्यक था। उन दिनों बोस्टन के पुस्तक प्रेमी अधिकतर पुस्तक
पुस्तकें इंग्लैंड से मंगवाया करते थे। धीरे धीरे बेंजामिन की जान पहचान कई पुस्तक विक्रेताओं तथा सप्लायरों से हो गई। उनके नौकर बेंजामिन को पुस्तकें उपलब्ध कराने में मदद करते। जो भी किताब पढ़ने के लिए मिलती वह पढ़कर जल्दी अच्छी हालत में लौटा दी जाती। कभी कभी तो बेंजामिन को कोई किताब पुस्तक विक्रेता को जल्दी लौटानी होती तो वे पूरी रात बैठकर किताब पढ़ते थे और सुबह प्रिंटिंग प्रेस में भी जाते। प्रेस में काम करते हुए एक दिन बेंजामिन को अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्य लेखक रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन द्वारा प्रकाशित एवं संपादित की हुई द स्पेक्टेरर नामक एक पुस्तक मिली। इस पुस्तक को उन्होंने बार बार पढ़ा और पढ़ते हुए उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। इस पुस्तक की लेखन शैली से वे बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार की लेखन शैली की नकल करने का विचार भी उनके मन में आ रहा था। अपने विचार को उन्होंने तुरंत क्रिया रूप दिया। इसके लिए उन्होंने इस पुस्तक में से कुछ पन्ने चुने। उन पर दिए गए हर वाक्य को पढ़कर उसके अर्थ को संकेत रूप से अपनी डायरी में लिखा। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने उस संकेत रूप में लिखे गए वाक्यों को पुस्तक में दिए गए वाक्य के अनुसार ही पूरा करने की कोशिश की। बेंजामिन ने अपने वाक्य की उस पुस्तक के वाक्य के साथ तुलना की तो उन्हें अपनी गलतियां समझ में आई। शब्द भंडार कम होने की वजह से वे अपनी लेखन शैली को प्रभावी नहीं बना पा रहे थे। बेंजामिन हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थे। उनमें सीखने की लगन भरपूर थी। वे हमेशा अपनी लेखन शैली पर मनन करके उसमें दिखाई देने वाली कमियों को दूर करने का प्रयास करते थे। अपने लक्ष्य को पाने के लिए खाली समय का भी वे बेहतर उपयोग करते थे। देखा जाए तो हर युवा को यह सोचना चाहिए कि उसका कार्य आधुनिक जानकारी से कैसे अधिक से अधिक प्रभावशाली हो। यदि बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उसके अनुसार आपको अपने शरीर को तैयार करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सब एक दिन में सीख जाएंगे। सारी बातें सीखने के लिए आपको रोज थोड़ा थोड़ा समय देना शुरू करना होगा। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो जानकार लोगों से सलाह लें ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल आए। केवल पहल आपको करनी है। उस समय बेंजामिन की सबसे बड़ी आकांक्षा यह थी कि वे अंग्रेजी के साहित्य लेखक बन सके। वे दिन रात मेहनत कर रहे थे। जब आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य मिल जाता है तब दुनिया की कोई भी तकलीफ आपको तकलीफ नहीं लगती। लक्ष्य मिलने से आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती है। सही दिशा और लक्ष्य की प्रेरणा से इंसान की काबिलियत इतनी बढ़ जाती है कि पहले वह जिन कार्यों को नहीं कर पाता था जल्द ही उनमें माहिर हो जाता है। उदाहरण, पहले कोई इंसान एक शब्द भी टाइप नहीं कर सकता था, लेकिन जिम्मेदारी, ईमानदारी, वचनबद्धता और प्रेम के गुणों का महत्व समझने से आज पुस्तक बनाने का बड़ा कार्य कर रहा है। यह परिवर्तन कैसे हुआ? कोई भी इंसान यदि जीवन का उच्चतम लक्ष्य तय करे तो यह संभव है। बेंजामिन ने भी कम उम्र में ही अपने जीवन को एक लक्ष्य देकर सही दिशा दी थी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए वे भरपूर अभ्यास किया करते थे। प्रतिदिन रात को और सुबह प्रेस का काम शुरू होने से पहले तक का पूरा समय वे अलग अलग लेखकों की किताबें पढ़ा करते थे। भविष्य में एक सफल वैज्ञानिक बनने के बाद भी बेंजामिन की पुस्तकों के प्रति रुचि कम नहीं हुई। इससे समझ में आता है कि वे एक सच्चे पुस्तक प्रेमी थे। थैंक यू।